हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो हमारे पास कितने लॉज हैं? देयर आर 5 लॉज जो हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-ल्यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ। वन बाय वन हम इन लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब? लॉ के नाम से हमें पता चल रहा है मास इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज हमने एक रिएक्शन ली, फिजिकल हो या केमिकल हो, चाहे फिजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे देखो, एक फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने आइस लिया है, आइस को हमने क्या किया? हीट कर दिया। हीट करके क्या बन गया? लिक्विड वाटर बन गया, मेल्ट हो गया। लेकिन अगर हम आइस को पहले वेट कर लें, इसका वे कर लें, अगर ये x ग्राम आता है सपोज, ठीक है, तो आफ्टर मेल्टिंग ये जो वाटर हमें मिला है इसका भी अगर हम वेट करते हैं तो ये भी हमें x ग्राम ही मिलेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है किसी फिजिकल चेंज में, क्योंकि आइस से वाटर बनाना एक फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बच्चों केमिकल चेंज पे। कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO का हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मरकरी बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का वेट कर लें, सपोज ये आता है हमारे पास 100 ग्राम ले लें हम, मान लीजिए। ठीक है, तो इसका वे करेंगे, ये आया 92 ग्राम और ये आया 8 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये 100 ग्राम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी 92 + 8 कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ो, समझ में आ जाएगी आपको। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो जितना मास पहले था हमारे पास उतना ही आफ्टर द रिएक्शन भी है। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकेंड लॉ चलते हैं हम। सेकेंड लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? पक्का, श्योर। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी कंपाउंड हम ले लें, हर एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया हमने, ये वाटर ले लिया हमने, इसमें 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक हाइड्रोजन है इसमें और एक इसमें ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका जो रेशो होता है, जो प्रपोर्शन होता है बाय मास, वो हमेशा डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। ठीक है, A compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. वाटर आप कहीं से भी ले लीजिए, आप लैब में बना लीजिए, आप लेक वाटर ले लीजिए, रिवर वाटर ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, बाहर का ले लीजिए, कहीं से भी पानी ले आओ, पानी में 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका अगर बाय मास रेशो निकाले H2O, तो ये 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम है। तो ये सिंपल रेशो आ गया 1:8। तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा बाय मास 1:8 रेशो की फॉर्म में ही होंगे। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आगे चलते हैं, थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा, इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ 2 elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of another element will have a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, जैसे हमने 2 एलिमेंट ले लिए, एक हमने कार्बन ले लिया, एक हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये हमने 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ये 2 एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक से ज्यादा कंपाउंड वो कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन आप करा रहे हैं तो 2 कंपाउंड बन रहे हैं हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये 2 कंपाउंड हो गए। पहली लाइन समझ में आ गई होगी, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है? द मासेज ऑफ 1 एलिमेंट, मासेज के बारे में बात कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इन कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स के जितने जितने मासेज हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, कार्बन, यहाँ कार्बन देखो कितना है? 12 ग्राम। कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है? 12 ग्राम। तो यहाँ हमने 12 ग्राम ले लिया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 × 2, क्योंकि O2 है तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, ये 32 ग्राम हो गया। ऐसे इसमें भी लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना है? 12 ग्राम। ठीक, 12 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन इज अगेन 16 ग्राम यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो हमने मासेस लिख लिए। अब देखो क्या कह रहा है वो,
द मासेज ऑफ वन एलिमेंट, वो वन एलिमेंट कार्बन ले लिया सपोज हमने, ठीक है, ये कार्बन ले लिया, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन, ये वाला ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन की बात कर रहा है वो, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, क्योंकि फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का है। दोनों एलिमेंट के जो मासेज हैं उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, तो इसमें देखो कार्बन का मास आपको दिख रहा है फिक्स है, दोनों में 12 ग्राम है, ठीक है। फिक्स्ड मास से जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उसमें एक सिंपल रेशो होगा। तो आप देखो ऑक्सीजन के जो मासेज हैं उसमें क्या रेशो है, 16:32 करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1:2, सिंपल रेशो आ गया। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट हो गया कार्बन, कार्बन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं, दे विल हैव अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास गेल-यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। पहले से पढ़ लीजिए एक बार, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि गैसेस कभी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही हैं या बन रही हैं तो वो हमेशा किस एक मतलब सिंपल रेशो होगा उसमें बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया H2 प्लस Cl2, ये गैसेज हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है एंड HCl भी गैस बन गया हमारे पास, ठीक है। वो ये कह रहा है गैसेस कंबाइन होती हैं या बनती हैं तो उनमें आपस में बाय वॉल्यूम एक सिंपल रेशो होता है। जैसे देखो यहाँ पर देखते हैं हम, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल या एक मोल है तो ये 1 वॉल्यूम ले लिया हमने, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन भी 1 वॉल्यूम है। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके साथ कॉफिशेंट, कॉफिशेंट देख रहे हो आप, कॉफिशेंट कुछ नहीं है, कॉफिशेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 मान लेंगे इसको। यहाँ पे कॉफिशेंट 2 है तो इसको हम 2 मान लेंगे। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से, तो कितने वॉल्यूम HCl बन रहा है, 2 वॉल्यूम बन रहा है। और इनमें रेशो कितना आएगा, 1:1:2, तो ये सिंपल रेशो आ गया। तो यही इस लॉ में बताया है कि गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं तो उनमें आपस में बाय वॉल्यूम एक सिंपल रेशो होता है, बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर मान लीजिए इक्वल नंबर ऑफ, हाँ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास सेम कंडीशन, 2 गैसेस ले रखी हमने, उनका दोनों का वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे हमने कितना हुआ लिया हुआ है, 1 मॉलिक्यूल हो गया, ये भी 1 मॉलिक्यूल हो गया और इसका हो गया 2 मॉलिक्यूल। और अगर हम इसका 1 मॉलिक्यूल ले लें तो ये हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल, ये भी हाफ मॉलिक्यूल एंड ये कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। लॉ क्या कह रहा है, पहले एक बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, थोड़ा सा मैं पहले का बता दूं आपको कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या थी, उसने ये बताया था कि एटम्स जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। उसने मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पर एटम बताया था हमें, ठीक है। ये तो लॉ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। लेकिन बर्जीलियस ने यहाँ पर मॉलिक्यूल की जगह एटम बता दिया था। लेकिन एटम को अगर जैसे देखो यहाँ पर मैंने 1 मॉलिक्यूल लिखा तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका हाफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ इसका 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक। लेकिन अगर एटम की बात करें बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एटम हो जाता हाफ एटम, इसका 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पे हमें इसका हाफ एटम लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन हाफ एटम डाल्टन्स थ्योरी के अगेंस्ट हो जाता। डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटम इंडिविजिबल होता है, तो इसलिए फिर इस थ्योरी को चेंज करके एवोगैड्रो ने ये बताया कि यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं और उन्होंने अपने लॉ को चेंज किया। बर्जीलियस ने जो लॉ दिया था उसको चेंज करके बताया इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा बच्चों ये आपके 5 लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनको रिवाइज करिएगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।